सुनो सर, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। सर, एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था। एसिड्स कोरोसिव होते हैं। हाँ सर, क्या सारे एसिड्स कोरोसिव होते हैं? नहीं, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिसे आप कंज्यूम भी करते हो तो वो तो कोरोसिव नहीं है। सर, तो फिर हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो मिनरल एसिड्स हैं जनरली वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जनरली कैसे होते हैं? कार्बन बेस्ड एसिड्स होते हैं। जैसे CH3COOH है, एथेनोइक एसिड जैसे बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, मेनली जो आपको नेचुरली मिलते हैं, जैसे फ्रूट से मिलते हैं। सर, मिनरल एसिड्स जो आप लेबोरेटरीज में बनाते हो, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सब क्या है आपके? मिनरल एसिड है। याद नहीं? सर, देखना, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है आपके? मिनरल एसिड्स हैं। बहुत डेंजरस होते हैं ये। हाँ। और वीक एसिड्स आप यूजुअली ड्रिंक कर सकते हो, सेफ टू ड्रिंक है। आप नींबू पानी पीते ही हो, उसमें क्या है आपका? सिट्रिक एसिड है। विनेगर, आप अचार वगैरह कंज्यूम करते ही हो, उसमें क्या डलता है? विनेगर डलता है। सर सुनो, अगली चीज है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स। सर, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट किससे रिलेटेड है? एसिड के अंदर कंटेंट ऑफ वाटर कितना है, उस चीज पे डिपेंड करता है वो। अगर वाटर कम है, H2O क्या है? कम है, तो वो क्या है? कंसंट्रेटेड। H2O अगर ज्यादा है तो वो क्या है? डाइल्यूट एसिड है। सर ठीक है, अब मुझे सोच के बताना। अगर मुझे कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना है, कंसंट्रेटेड को क्या करना है? डाइल्यूट करना है, मतलब उसमें वाटर का कंटेंट क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो दो केस हो सकते हैं। या तो मैं एसिड के अंदर क्या डालूं? पानी डालूं। या पानी के अंदर क्या डालूं? एसिड डालूं। फर्स्ट केस और सेकंड केस, कौन सा सही है? प्लस रीजन, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। सर, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? किस किस को आता है हैंड रेज करना? शुभम। सेकंड वाला ठीक है, क्यों? वाटर के अंदर एसिड डालेंगे तो रिएक्शन हो जाता है। तो मैंने सेकंड में यही तो लिखा है, वाटर प्लस एसिड। तो आप कह रहे हो रिएक्शन हो जाएगा उसके अंदर? रिएक्शन हो जाएगा इसलिए सही है वो। और किसी का कोई आंसर? तेजस। सर अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन हो जाता है, जबकि वाटर के अंदर एसिड डालना नहीं है। अगर हम ऐसा कैसे पॉसिबल है? एसिड में वाटर डालेंगे ब्लास्ट हो एसिड में अगर हम वाटर डालेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, क्यों? कोरोड हो सकता है। और एसिड जब वाटर के साथ मिलता है उससे एक दूसरे में रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उससे एक्सप्लोजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और इट कैन कॉज बर्न डैमेज। अगर एसिड का वाटर में डालेंगे तो चली जाएगी। सर, जब भी आप वाटर के अंदर एसिड डालते हो, उसमें जो रिएक्शन है वो स्लो होता है, और जो हीट रिलीज होती है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा केस क्या है? आपने एसिड के अंदर वाटर डाला, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो जिसके केस में आपको बर्न्स भी हो सकते हैं। सर, देखना, कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? कम है। कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन्स मच मोर वाटर इन इट। अगर आपको डाइल्यूशन करना है तो क्या करोगे आप? Dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring, and not by adding water to concentrated acid. आप पानी को एसिड में मत डालो। एसिड, सॉरी, पानी में एसिड डालना ठीक है, एसिड में पानी डालना ठीक नहीं है। सर, रीजन क्या है उसका? जब भी आप कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करते हो किसमें? वाटर में, तो उस केस में हीट जो है वो इवॉल्व तो होती है, लेकिन ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, और वो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है किसके किसके साथ? वाटर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा केस क्या था आपका? वाटर जब आप ऐड करते हो किसके अंदर? एसिड के अंदर, तो वो हाईली एक्सोथर्मिक। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी हॉट वेसल पे
पानी डालते हो तो वो एकदम से भाप हो जाता है, होता है ना ऐसा। सर अगर आप पानी में गर्म वेसल डालते हो तो क्या उसी स्पीड से चेंजेस होते हैं? हीट इवॉल्व होती है बट धीरे हो जाता है, क्योंकि वाटर उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। सेम यहाँ पे चलता है। जब आप एसिड के अंदर पानी डालते हो तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके केस में आपको बर्न्स हो सकते हैं। द हीट changes some of water into steam explosively, which can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns। इसलिए जब भी आप डाइल्यूशन करते हो आपको हमेशा क्या करना है, पानी के अंदर एसिड डालना है, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, और बीकर के सरफेस के साथ डालना है, और उसे कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहना है, स्टेयर करते रहना है, ताकि वो हीट एब्जॉर्ब हो जाए। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आया तो 2-3 नंबर का आएगा, इस ज्यादा का नहीं आता ये, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। सर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। एसिड्स कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट, इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? हाँ सर, लिखा है तो कर ही सकते होंगे। कैसे? हाउ? एसिड को वाटर में मिलाते हैं ना, तो एक्सप्रेस आयन प्रोड्यूस होते हैं और आयन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए आपको आयंस चाहिए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होने चाहिए। तो जब भी आप एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो वहां पे आयंस फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। हाँ, when an acid is dissolved in water we get acid solution, the solution of all the acids conduct electricity। acids react with metal to form hydrogen gas, ये हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो देखना क्या है, curd and other sour foody stuffs such as vinegar, lemon juice, and orange juice, etc., should not be kept in metal vessels like copper, because curd and other sour foodstuffs such as vinegar contains acid which can react with metal। ये हमने पढ़ा ही था। आपके जितने भी सॉर सब्सटेंसेस हैं उनमें एसिड है, और जब आप उसे मेटल में स्टोर करोगे तो एसिड का रिएक्शन हो सकता है मेटल के साथ, क्या बन के मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, which can react with the metal of the vessel to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and damage our health। फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। हाँ लिख सकते हो, पॉइजनस का मतलब टॉक्सिक ही होता है शायद। हाँ तो हाँ सॉल्ट लिख दो आप। सर सुनो, ये रिएक्शन भी हमने पढ़ा था मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। सर उसमें इंपॉर्टेंट ये एसिडिटी वाला कंसेप्ट हमने देखा था। जब भी लोगों को एसिडिटी होती है तो वो क्या कंज्यूम करते हैं? इनो, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब बेस कंज्यूम करते हैं, ताकि उस एसिड को क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। सर चलो आगे चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल था, उसमें आपके पास ये सारी रिएक्शंस मैंने लिख दिया है। कुछ हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की भी थी, कुछ आपको नोटिंग में मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सर ये भी हमने पढ़ा था, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये सारी चीजें। सर यहाँ से अब आपकी नई चीज स्टार्ट होती है, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? आपने एसिड पढ़ा HCl, आपने एसिड पढ़ा H2SO4, आपने एसिड पढ़ा HNO3, आपने एसिड पढ़ा CH3COOH, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सर H+ कॉमन है, सब में हाइड्रोजन है ना, तो एसिड्स में क्या कॉमन होगा? H+। सर बेस बताना, NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, इन सब में कॉमन क्या है? तो बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है और एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है, बट सर हाइड्रोक्साइड आयन तो इंडिविजुअली
एग्जिस्ट कर सकता है, बट H प्लस आयन इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देता है। सर दोबारा बताना, सभी एसिड्स में आपको क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, सभी बेस में आपको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा। OH माइनस इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बिना पानी के एग्जिस्ट कर सकता है, बट H प्लस बिना पानी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो वाटर के साथ मिक्स होके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बना देता है। सर वही लिखा हुआ है, हाँ, रीड करना। A common thing in all the acid is that they produce hydrogen ion H plus aqueous ion when dissolved in water. Thus, the acidic behavior of an acid solution is due to the presence of hydrogen ion in it. जितनी ज्यादा और जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सकता है, मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। हाँ सर, देखो इन सब में क्या कॉमन है, H प्लस कॉमन है। सर मिनरल एसिड हमने डिस्कस किया था, मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज किए जाते हैं, देखना। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव्स, कार बैटरीज, ये सब बनाने में यूज किए जाते हैं। सर ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ पे है, डिटर्जेंट तो बेस होता है, हाँ रिएक्शंस में तो आता है ना वो। सर ठीक है, नाइट्रिक एसिड किस लिए यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, डाइस बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में। सर TNT क्या है, ट्राई नाइट्रो टॉलिन। आपने पुरानी पिक्चर अगर देखी हो तो उसमें जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे वो TNT की हेल्प से किए जाते थे। ठीक है। सर हमने पुरानी पिक्चर देखी नहीं, हमने नई वाली देखी, कल की देखी हमने। सर देखना, क्वेश्चन क्या है आपका, नेम एन इंडिकेटर विच इज पिंक इन एल्कलाइन सॉल्यूशन बट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। कौन सा इंडिकेटर था, फिनोक्सिलीन। सर बिल्कुल सही आंसर। सर उसके बाद हमने बेसिस के बारे में पढ़ा। अल्कलाइन वो होता है ना जो पानी में soluble, हाँ, वो बेसिस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। सर बेसिस में कॉमन क्या है, OH माइनस आयन। A base which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ion is called strong base. Sir, दूसरा, a base in which partially ionized in water and thus produces a small amount of hydroxide ions is called weak base. सेम एसिड के साथ, सेम बेस के साथ। सर OH माइनस आयन रिलीज होंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बिटर टेस्ट होता है, सोपी टू टच होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि सेम रीजन आएगा, आयंस फॉर्म करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। लेकिन सभी मेटल के साथ बेस रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोजन गैस बनाने के में, कुछ ही मेटल्स हैं। सर सुनो, बेस की यूज क्या है, CaOH whole twice is used in the manufacture of bleaching powder. Na2CO3 is used in washing soda and for softening of hard water. सर ये दोनों चीजें हम वापस पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट्स पढ़ेंगे। सॉल्ट्स के अंदर वापस से आएगा ये, जिसमें आयंस ज्यादा होते हैं। सर कौन से आयंस ज्यादा होते हैं, नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम। इधर देखो सर, हमने अभी देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक बेस क्या होते हैं। सर बट हमें पता कैसे चलेगा कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए आपके पास एक स्केल है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी किस लिए स्टैंड करता है, पोटेंस के लिए, पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर, और एच मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज हुआ उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम हाइड्रोजन रिलीज हुआ उतना कम कम एसिडिक। सर OH माइनस आयन रिलीज हुए, कम रिलीज हुए, कम बेसिक, ज्यादा रिलीज हुए, ज्यादा बेसिक। सर ठीक है, बट इसको आइडेंटिफाई कैसे करें हम, जो आपका स्केल होता है पीएच स्केल, उस पर नंबरिंग होती है 0 to 14। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से कम वाले एसिडिक, 7 से ज्यादा वाले बेसिक। तो देखना कुछ इस तरीके से होता है पीएच स्केल।
हाँ, 0 से 14 तक की नंबरिंग है। 7 आपका न्यूट्रल है। 7 से पहले वाले एसिडिक हैं, 7 के बाद वाले सारे बेसिक है। अब स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलेगा? दोनों के एक्सट्रीम्स पे आओ। 0, 1, 2, ये जो पोर्शन है ये आपका किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये जो पोर्शन है ये किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस का। सर हमें कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप जीरो की तरफ आते जाते हो H+ आयन ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, इसलिए वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर जब आप 3 से 7 के बीच वाली पीएच देखते हो तो ये क्या है आपकी? वीक एसिड है। और ये वाली जो पीएच है आपकी, ये क्या है? वीक बेस है। सर हमें पता कैसे चलेगा? पीएच स्केल पे बेसिकली होता क्या है, अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कलर्स दिए होते हैं। आपने जैसे ही उस पीएच स्केल को एसिड या बेस में डिप किया तो आपको एक पर्टिकुलर कलर मिल जाएगा। फिर आप उसे चेक करोगे पीएच स्केल पे वो किस रेंज में लाई करता है। फिर आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। नहीं, और भी शेड्स होते हैं। हाँ, ठीक है। सर ये डायग्राम बनाना है? हाँ, ये डायग्राम बनाओ जल्दी से। देखो सर, ये जो पीएच स्केल है उसी को ऊपर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार रीड कर लेते हैं। In the term pH, P stands for a German word potens, which means power, and H stands for hydrogen ion. The strength of an acid or base is measured on the scale of number called pH scale. pH scale has values from 0 to 14. Sir, pH of a solution is inversely proportional to concentration of hydrogen ion. Neutral substances have a pH of exactly 7. Neutral की कितनी है pH? 7. pH have substances having pH 7 will have no effect on litmus or any other common indicator such as methyl orange or phenolphthalein. Pure water, sugar solution, sodium chloride, ये सब क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। एसिड्स की जो pH है वो क्या होगी? लेस देन 7 होगी। All these solutions having pH less than 7 are acidic in nature and hence they turn blue litmus to red. The solution having pH of 0, 1, 2, and 3 are usually considered to be strong acids, and solutions having pH of 4, 5, 6 are considered to be weak acid solution. Strong acid substances have a very low pH. सर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी को लिखा हुआ है। बेस के बारे में भी सेम है। pH मोर देन 7 क्या बनेंगे? बेस बनेंगे। क्या करेंगे? वो रेड लिटमस को कन्वर्ट करेंगे किस में? ब्लू में। फिनॉक्सिन को कन्वर्ट करेंगे किस कलर में? पिंक में। सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यूज 8, 9, 10 आर यूजुअली कंसिडर्ड वीक बेसिस एंड सॉल्यूशंस हैविंग pH of 11 to 14 are considered strong acids, oh strong bases, sorry. Higher the pH the stronger the base. जितनी ज्यादा pH होगी उतना ज्यादा stronger base होगा। सर ये तो था pH स्केल के बारे में। अब क्या pH आपकी एवरीडे लाइफ में भी रोल प्ले करती है? आपको लगता है कि आपकी एवरीडे लाइफ में pH का कोई रोल है? कहाँ पे? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने, वहां थी पीएच। और एसिड रेन आपने देखा है, टूथ डिके, और सॉइल, और एक आता है आपका प्लांट एंड एनिमल्स। 5 चीजें हैं: डाइजेस्टिव सिस्टम, टूथ डिके, सॉइल, प्लांट एंड एनिमल्स, एंड एसिड रेन। फॉर्मिक और मेथनोइक एसिड। चलो, अब अब इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। सर सुनो, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया था, सॉरी 5 पढ़ाया था, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन जब पढ़ा था वहां पे हमने डाइजेशन देखा था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में एसिड रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। तो आपके डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम जरूरी है, मतलब पीएच का रोल आया वहां पे। अगर आपके स्टमक में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो? न्यूट्रल करते हो, बे, बेस कंज्यूम करके। एसिड ज्यादा होना एसिडिटी की प्रॉब्लम है। चलो देखो वही लिखा है क्या? Our stomach produces HCl.
डाइल्यूट HCl हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि HCl फूड को एसिडिक बनाता है, पेप्सिन वहां पे काम करता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट करता है, म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ये हमने डाइजेशन में पढ़ ही लिया था। In case of indigestion, our stomach produces acid in a very large quantity, because of which we feel pain and irritation in our stomach. कई बार क्या होता है कि आप ज्यादा खा लेते हो, उस केस में भी आपको प्रॉब्लम होती है। कई बार आप प्रॉपर टाइमिंग से नहीं खाते, आप हो सकता है कि सुबह का मील स्किप कर दिया, दिन का मील स्किप कर दिया, सीधा रात को खा रहे हो, ऐसे भी होता है। तो इस केस में भी आपको क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। हम्म? आपका जो बॉडी क्लॉक है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा ना, इस चक्कर में जब भी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो आपको प्रॉब्लम होती है उस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में, बहुत सी चीजें आती हैं। टू गेट रिलीफ, अब जो ये एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है उससे रिलीफ पाने के लिए आप क्या करते हो, एंटासिड्स कंज्यूम करते हो। एंटासिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसको, एक्सिस एसिड को, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर एंड वी गेट रिलीफ। होता है ऐसा। अच्छा हाँ, अगला क्या है, टूथ डिके। बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से, टीचर से, अड़ोसी पड़ोसी सबसे सुना होगा क्या, कि आपको ज्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, शुगर मतलब चॉकलेट्स वगैरह नहीं खानी चाहिए, रात को खाना खाने के बाद आपको अपना माउथ क्लीन करना चाहिए। सुना नहीं? सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका रिमेन्स बचता है खाना खाने के बाद, उस पे बैक्टीरिया काम करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपके माउथ की जो पीएच है वो ड्रॉप होती है। हाँ, पीएच ड्रॉप होती है, और वो टूथ डिके में कन्वर्ट नहीं होती पीएच, टूथ डिके को कॉज करती है। सर सुनो, bacteria present in mouth produces acids by degradation of sugars and food particles remaining in the mouth. Tooth decay begins below the pH of 5.6. Using toothpaste, which is generally basic, can neutralize the excess acid, prevent the tooth decay. इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। सर सुनो, नेक्स्ट क्या है आपका, एसिड रेन। एसिड रेन क्यों होती है, पता है किसी को, बताओ। NO2 और SO2 फैक्ट्री दो गैसेस रिलीज होती है, बहुत ज्यादा फैक्ट्री रहेगा तो ये, तो वो गैसेस जब वाटर के साथ एयर में क्लाउड्स में रिएक्ट करती है तो दो एसिड बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो एसिड जब रेन की फॉर्म में आते हैं तो उससे मार्बल तो बोलते हैं वो करोड होने लग जाता है, और इसमें इवन पर नॉट प्रॉपरली क्या रिएक्शन हो जाता है, पीएच ड्रॉप। पीएच ड्रॉप होती है, चलो देखना। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हुई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सर एग्जाम में पूछे एसिड रिगार्डिंग तो ऐसे डिटेल में बताना है नॉर्मल। अगर आपको याद रहे तो आप लिख देना, ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर जब वो वाटर के साथ कंबाइन होते हैं वो एसिड बनाते हैं, कौन कौन से, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। फ्लो ऑफ एसिड रेन इन वाटर बॉडीज मेक्स देम एसिडिक। अब जो एसिड रेन आई है वो सॉइल में जाएगी, वाटर बॉडीज में जाएगी, वाटर बॉडीज में जाने की वजह से उसकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो खराब करती है, थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। प्लस जब वो लैंड पे आती है, सॉइल में मिक्स होती है, तो आपकी जो क्रॉप्स है उसे भी खराब करती है, मार्बल को कोरोड करती है। मार्बल का एग्जांपल क्या है आपका, ताजमहल। इट ऑल्सो रिजल्ट इन डैमेज ऑफ स्ट्रक्चर्स मेड विद मार्बल लाइक ताजमहल। सर पीएच ऑफ सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। अगर ज्यादा एसिडिक होगी या ज्यादा बेसिक होगी, दोनों ही केस में वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सुटेबल केमिकल ऐड करते हो किसमें, सॉइल में। Plant require a specific range of pH for their healthy growth. If the pH of soil of any particular place is less or more than the normal, then the farmers add suitable chemicals to it. अगर नॉर्मल से ज्यादा है या कम है तो उस केस में सुटेबल केमिकल्स ऐड करेंगे कौन, फार्मर्स। द एडिशन ऑफ दीज केमिकल्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव डैमेज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड डिक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी। आपने कई बार सुना होगा जब भी आप मैनमेड केमिकल्स डालते हो सॉइल के अंदर, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, उससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
आपको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट तो मिल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलिटी खराब हो जाती है सॉइल की, होता है ऐसा? हाँ। शॉर्ट टर्म हाँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म लॉस है। हाँ जी। बार बार क्रॉप उगाने से, हाँ, उसकी न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं मिलता। नाइट्रिक 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 एसिड का फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग है। फॉर्मूला क्या है? HNO3, हाँ। सर लास्ट आपका क्या है? पीएच ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो आपने कई बार देखा होगा कि हनी बी के काटने से, चींटियों के काटने से, स्पाइडर का मैंने देखा नहीं है, होता, हाँ होता होगा। सर क्या होता है उसमें, वो आपकी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह, हाँ, आपके पास में वो पॉइजन है। मैंने वो एसिड नहीं है शायद, वो वेनम वेनम है। सर उस केस में क्या होता है, जैसे आपको चींटी काटती है तो आपको इरिटेशन होती है, पेन होता है। जब काट इन्फ्लेशन होती है, रेडनेस होती है, इचिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं। सर, अरे सॉरी बेटा, आपको दर्द होता है, आपका वो एरिया रेड रेड हो जाता है। सर आर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. Bee sting or nettle sting contains methanoic acid which causes pain and irritation. अब जब बी स्टिंग और नेटल स्टिंग में होता क्या है, बेसिकली वो आपकी बॉडी के अंदर मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर रहे हैं। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज करोगे? बेस यूज करोगे। तो आप उसे बेस से रब करते हो। कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि उसे आयरन से भी रब कर सकते हैं, चाबी रगड़ दी। चाबी रगड़ देते हैं। जी। मेटल एसिड के साथ यानी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने सुना है। ऐसा काम करता है या नहीं करता वो मुझे पता नहीं है। काम करता है, हाँ। हाँ तो फिर यही हो जाएगा। कुछ कुछ तो होगा, वो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस वजह से होता है। सर यूजिंग अ वीक बेस लाइक बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेज द एसिड गिविंग रिलीफ। ये पांचों पॉइंट आपको जल्दी से पढ़ने हैं। सर आप पढ़ने हैं, प्लांट है, प्लांट भी आपकी बॉडी में, हाँ। सर ठीक है।